नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कृषि बिल क्या है, क्या ये किसान विरोधी है, और साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एपीएमसी सही है या नहीं है, क्या ये अपना कार्य सही ढंग से कर रही है और इसको लेकर किसानों की प्रमुख चिंताएं क्या है और अन्य राज्यों में इनकी क्या व्यवस्था है। मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं कृषि मित्रा। तो हम बात करते हैं कि जो पहला जो एक्ट था जिसका नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। इसका मतलब जो फार्मर के जो भी प्रोड्यूस हैं का ट्रेड और जो कॉमर्स है उनको प्रमोट करना और फैसिलिटेट करना। जो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस किए हैं मेजर उसकी हम बात करेंगे। तो पहला है कि जो ट्रेड एरिया आउटसाइड द एपीएमसी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एपीएमसी है, जो अभी जो कृषि मंडी या धान मंडी जिसको बोलते हैं, उसके बाहर भी किसान है जो अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, चाहे वो फार्म गेट हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ये कोई भी स्ट्रक्चर जहाँ पे जो एक बिजनेसमैन है जिसको ज़रूरत है वो डायरेक्ट है जो फार्मर से खरीद सकता है और फार्मर उसको वहाँ पे बेच सकता है। इसमें कोई कानूनी तौर से कोई बाध्यता नहीं है। अगर वैसे देखी जाए तो इसे अभी तक अब वैसे भी कोई बाध्यता है नहीं, क्योंकि जो कोई भी इसमें रोक टोक नहीं होता है, क्योंकि जो इसमें सरकार द्वारा जो 2003 में जो कुछ अमेंडमेंट किए गए थे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ जो मॉडल एपीएमसी एक्ट पारित किया था, उसके अकॉर्डिंग सरकार को है जो प्रमोट करनी चाहिए। तो अभी भी इसको विरोध है नहीं, पर वो इलीगल होता है क्योंकि कुछ स्टेट में इनको लागू नहीं किया गया था। तो अब जो केंद्र गवर्नमेंट ने जो इसको अलाउ कर दिया है कि वो एपीएमसी के बाहर ही भी अपना प्रोड्यूस जो बेच सकें। और दूसरा था कि जो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट जो बिजनेस करने के लिए फार्मर को प्रोत्साहन देना, उनको प्रमोट करना या उनको सुविधाएं देना। तो इसके अंदर जो एक राज्य के अंदर अगर 2 एपीएमसी है, अगर एपीएमसी में किसान को किसी फसल का भाव कम मिल रहा है, दूसरे में ज़्यादा मिल रहा है, तो फार्मर है जो उसको दूसरी एपीएमसी में जाके बेच सकता है। उस पर कोई रोक से कोई बाध्यता उस पर नहीं होगी। और सेम इंटर स्टेट भी अपना बिजनेस कर सकता है, जैसे कोई बेंगलोर बेस्ड कंपनी ऑर्गेनिक फार्मर का प्रोड्यूस कोई कंपनी है, अगर वो डायरेक्ट सिक्किम के राज्य के किसानों से कांटेक्ट करे तो उस अपना प्रोड्यूस है जो किसान डायरेक्ट उस कंपनी को बेच सकता है, उसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। इसमें ऑनलाइन ट्रेड की बात की गई है कि जो किसान हैं वो अपना जो व्यापार है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, और जो एपीएमसी के बाहर जो मंडियाँ होगी उन पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कोई सेस लगेगा, क्योंकि जो एपीएमसी मंडीज है उस पर बहुत टाइप के टैक्स लगाए जाते हैं। कुछ रूरल डेवलपमेंट जो सेस हो गया, मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ फीस होती है वो लगती है, मार्केट फीस होगी, और जो एजेंट का कमीशन होता है वो भी लगता है। और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इन सब की हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी जो मेरिट्स क्या क्या है इस बिल की, जो प्रमोशन और फैसिलिटेट करने के लिए जो बिल बनाया गया था फार्मर के प्रोडक्ट को, तो इसमें जो एक तो बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि जो फार्मर है और जो व्यापारी है वो दोनों मिलकर ही बिजनेस कर सकते हैं। इसमें बीच में कोई जो मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन समझें कि जो हम जो मार्केट से जो सब्जी लाते हैं या जो भी आटा लेके आते हैं, ये हम डायरेक्ट किसान से नहीं खरीद सकते हैं। कानूनी तौर पर तो नहीं, हाँ हम खरीद सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, पर कानूनी तौर से इलीगल होता है क्योंकि कुछ राज्यों ने इसको अलाउ नहीं कर रखा है। तो जो फार्मर है और जो कंज्यूमर है, फार्मर टू कंज्यूमर के बीच में एक कड़ी है, वो होता है कमीशन एजेंट, जिसको आड़ती भी बोलते हैं पंजाब हरियाणा राजस्थान में, और अदर राज्य में उसको मिडलमैन कहा जाता है। तो जो वो उसका एक कमीशन होता है। तो जो फार्मर का प्रोड्यूस पहले एपीएमसी में आएगा, उसके बाद वहाँ से जो बिजनेसमैन है वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। जैसे आटा, आशीर्वाद आटा हो गया कि आटा है, ये डायरेक्ट किसान से नहीं खरीद सकती है, इलीगल होता है, वो पहले एपीएमसी में जाके ही उसको खरीद सकती है। तो इसमें ये बिल की विशेषता है कि इसमें बिजनेस टू बिजनेस होगा, इंटरस्टेट होगा। जैसे मैंने आपको एप्पल का जो बताया था कि जो सिक्किम का किसान है वो बेंगलोर की कंपनी आपस में व्यापार कर सकती है, इससे कंपटीशन अच्छा होगा। कंपटीशन अच्छा होता है तो हम सभी जानते हैं इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, इनोवेशन के चांसेस बढ़ेंगे। इससे जो फार्मर है अपना जो उत्पाद है वो ऑनलाइन बेचे, क्योंकि जो कृषि है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है अभी तक, एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। इसमें अभी तक जो ट्रेडिशनल रूप से जो खेती है, व्यापार है, वही होता है। तो गवर्नमेंट की इसमें इच्छा है कि उसको प्रमोट करें, उसको कुछ सुविधाएं अलग से दे।
इस बिल के साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी हैं। उनमें मेजर जो है वो एपीएमसी का खतरा है कि जो फार्मर की जो उसको मुख्य डर यही है कि एपीएमसी मंडी जो खत्म हो जाएगी। जो ये मंडियां हैं खत्म होने से किसान को डर रहता है कि जो उसका बाद में आज से 5 साल बाद में इसका क्या होगा, इसका हम एग्जाम्पल लेके अगली स्लाइड में समझेंगे। तो जुडिशियल सपोर्ट की इसमें कमी है, क्योंकि जो इसमें जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है अगर हम उसको देखें तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें एक कंसिलिएशन बोर्ड होगा जो कि एग्रीमेंट के अंदर दोनों तय कर लेंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको कैसे सुधारेंगे। अगर एग्रीमेंट में कंसिलिएशन बोर्ड नहीं है तो वहाँ का जो डीएम है वो एक अधिकारी नियुक्त करेगा, प्लस में जो किसान और जो बिजनेसमैन है दोनों की तरफ से एक एक या दो व्यक्ति आएंगे और एक बोर्ड बनेगी जो कंसिलिएशन बोर्ड बोलेंगे और 30 दिन के अंदर इसका निपटारा कर दिया जाएगा। अगर उसमें नहीं होता है तो डीएम को भेज दी जाएगी आगे रिपोर्ट, और जो डीएम है जो वो भी 30 दिन में इसका निपटारा करके है जो अपना फाइनल जो फैसला वो सुना देगा। इसमें डीएम के पास नहीं जाना। गवर्नमेंट का कहना है कि जो फार्मर है उसके पास से जो वकील की सुविधा नहीं होती है और जो कोर्ट कचहरी में बहुत लंबा टाइम लगता है, तो इससे बचाव के लिए ही सरकार ने ये है जो काम किया है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जो रेगुलेशन है वो कोई अच्छा, इसमें जो इन्होंने कहा जो एपीएमसी के बाहर तो अगर तुम बेच सकते हो, जो रेगुलेशन है उसको पर्टिकुलर रेगुलेशन की गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है, क्योंकि उनमें एक बात कहेगी कि जो अगर किसी के पास पैन कार्ड है उससे भी तुम व्यापार कर सकते हो। अगर हम सभी जानते हैं कि जो पैन कार्ड है वो तो फर्जी भी बन सकते हैं, तो अगर कोई एक फेक व्यापारी आके फार्मर के साथ ठगी करके रातों रात भाग भी सकता है। एक नई ओलिगोपोली स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जो एपीएमसी मंडी अगर नहीं रही तो एक एरिया में अगर 5 व्यापारी हैं वो अगर मिल के एक रेट तय कर लें कि हम इससे ज़्यादा खरीदेंगे नहीं, तो इससे फार्मर के जो फ्यूचर में लॉस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो अपन ने बात की थी, जो कोर्ट तक ही सीमित नहीं है। तुम सिर्फ डीएम और एसडीएम के पास ही जा सकते हो, जिसमें लैक ऑफ जुडिशियल सपोर्ट है और एपीएमसी मंडी पे खतरा इस बिल को देखकर तो यही लगता है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट अप टू कलेक्टर होता है। अगर इसमें अपन देखें, अगर आप बिल को देखेंगे तो ये बिल ऐसा लगता है कि जो फार्मर के लिए वेलफेयर के लिए बना हुआ है, पर बात यह आ जाती है कि विश्वास गवर्नमेंट पे किसान को विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर अपन एक केस देखें, अगर अपन टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखें तो एक केस था पहले, जो बीएसएनएल थी वो गवर्नमेंट कंपनी थी, हम इसको एज एपीएमसी मान सकते हैं। और जो एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, इसको अपन मान सकते हैं कि ये बिजनेसमैन थे या एक आउटसाइडर थे, एक व्यापारी थे। तो क्या हुआ कि जब जियो के आने से पहले बीएसएनएल था और एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये सब एक साथ ग्रो कर रहे थे, और जो बीएसएनएल की भी अच्छी ग्रोथ थी, अच्छे प्लान थे, क्योंकि गवर्नमेंट थी वो बीएसएनएल को अच्छा खासा प्रमोट कर रही थी और इसकी जो पहुंच थी वो ग्रामीण इलाकों में तक पहुंचती। आज भी जो एयरटेल, वोडाफोन है वो गाँव में नहीं पहुंचे हैं, पर जो बीएसएनएल की पहुंच आज भी उन गाँव तक है, क्योंकि जो एयरटेल, वोडाफोन ये प्राइवेट कंपनी है, इनको गांव में इनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं लगता तो ये वहाँ नहीं जाती है। पर जो बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी थी, चाहे कितना ही खर्चा हो, भारत के प्रत्येक कोने तक ये पहुंची थी। पर जब जियो आया तो जो जियो आने के बाद केस दो है जो स्टार्ट हो गया कि सरकार ने बीएसएनएल कंपनी पे ध्यान देना बंद कर दिया और जियो पे सरकार ने बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी। और अपन जियो के प्लान अब सबको पता है कि शुरुआत में बहुत फ्री प्लान थे जो काफ़ी अफोर्डेबल थे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना हो। तो इससे जो बीएसएनएल का बहुत नुकसान हुआ और आज ये कंपनी बंद होने की कगार पे है। तो इसी टाइप से किसान को डर है कि कल को एपीएमसी के साथ है जो कृषि मंडी या धान मंडी के साथ सरकार कहीं ऐसा न कर दे। ये बात सिर्फ ट्रस्ट की है। अगर हम कंटेंट देखें तीनों बिलों का तो वो अच्छा है कंटेंट, क्योंकि हम किसी को प्रपोजल देते हैं तो वो अच्छा ही होता है, प्रपोज किसी का बुरा नहीं होता है। बात होती है विश्वास की। तो जो किसान है उनको इस पे विश्वास, गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है। अब एक एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जियो का ही लेते हैं। अभी जियो है जो इस मार्केट में ऑलरेडी रिटेल मार्केट में आ चुकी है। अगर आप देखें ये आज 12 दिसंबर 2020 के जो प्राइस है, मार्केट प्राइस प्याज का 50 रुपये है। इसको जो जियो मार्ट पे आप 44 में खरीद सकते हो। लाइक कीवी है 80 to 100 रुपीज़ पर केजी मार्केट में मिलता है, आप 69 में खरीद सकते हो। सेम कैरेट है। तो ये एक शुरुआती जो प्राइस है, इसमें दो सिनेरियो हैं। अगर 44 का मिल रहा है
तो मान सकते हैं कि अगर ये डायरेक्ट किसान से खरीदेगा तो उसको 32 रुपये अभी मिल रहा होगा। अगर बीच में अगर वो एपीएमसी से अगर ये खरीदेंगे जियो मार्ट वाले, तो ये फार्मर को 32 रुपये ना जाके फार्मर को 10-12 रुपये ही जाएंगे, क्योंकि जो उसमें बहुत सारे सेस लगते हैं, जो कमीशन एजेंट हो गया, मार्केट की फीस होगी, जो डेवलपमेंट फीस होता है, वो सब फीस लग के फार्मर को इतना फायदा नहीं होता है। एक अच्छा कदम है कि एपीएमसी को खत्म करके जो डायरेक्ट बिजनेस टू फार्मर इस माहौल को बनाया जाए, ताकि फार्मर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। पर ये आज है, हम जियो के प्लान को अगर देखें, उस टाइम जो बात हुई थी, तो जियो भी शुरुआत में इसी तरह ही था, बहुत सारे प्लान थे, और आज है जो उसके प्लान है जो बढ़ते जा रहे हैं, और जो एयरटेल, जियो और वोडाफोन है, बीएसएनएल, वो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कंपनियों के अस्तित्व के लिए। तो यही किसानों के मन में भय है कि कहीं कल को अगर एमएसपी गवर्नमेंट खत्म कर देती है, तो जो ये कंपनियां हैं इनकी ओलिगोपोली होगी और ये अपने मनमाने ढंग से कार्य करेगी। दूसरा एक्ट था, वो था फार्मर एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन। एम्पावरमेंट उसको का मतलब होता है उसको मजबूत करना, प्रोटेक्शन का मतलब उसको सहायता, मतलब उसकी सुरक्षा करना। फार्मर की किसके ऊपर सुरक्षा करना और मजबूत करना? वो होता है प्राइस के ऊपर और फार्म सर्विस के ऊपर। तो इसमें जो मेजर प्रावधान है जो मैंने पढ़े हैं, आप इसकी कॉपी भी देख सकते हैं। इसमें जो पहला है कि एक एग्रीमेंट होगा, और जो एग्रीमेंट होगा जो फार्मर और जो स्पॉन्सर, इसमें जो बिल में उनको स्पॉन्सर कहा गया जो बिजनेसमैन है, क्योंकि ये स्पॉन्सर भी तो है, क्योंकि वो क्रॉप को प्रमोट करेगा कि तुम क्रॉप लगाओगे, जो खाद बीज जो भी उसको देना है वो इसमें एग्रीमेंट में सब लिखा होगा। अब बात आती है कि लोग कहते हैं कि तो किसान की जमीन चली जाएगी, तो इसमें सरकार ने एक मिनिमम पीरियड है जो फिक्स किया हुआ है, इससे ज़्यादा बड़ा एग्रीमेंट तुम बना ही नहीं सकते। ये क्या एग्रीमेंट है? ये एक क्रॉप सीजन से लेके, या एक अगर कोई क्रॉप है तो वो एक सीजन तक ही से मिनिमम होगा, और मैक्सिमम वो 5 साल ही जाएगा, मैक्सिमम 5 years ओनली। अगर वहाँ पे अगर कोई एनिमल का किया है तो वो सिर्फ उसका जो एक साइकिल है प्रोडक्शन साइकिल से लेके सिर्फ 5 प्रोडक्शन साइकिल तक ही वो एग्रीमेंट किया जा सकता है। उससे आगे अगर वो होगा तो उसी मात्रा में वो अमान्य हो जाएगा। तीसरी की बात है जो ये एग्रीमेंट है, वो अब कुछ लोग कहते हैं कि जो फार्मर है वो बहुत ज़्यादा मतलब अनपढ़ है, वो एग्रीमेंट में नहीं आ पाएगा। जो बड़ी कंपनियों के जो बड़े बड़े वकील हैं वो फार्मर को जो इन चीज़ों में फंसा लेंगे और जो उसको ज़मीनें जो हड़प लेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू नेसेसरी गाइडलाइन नो विथ मॉडल फार्मिंग एग्रीमेंट, कि वो एक परफॉर्मा ऑलरेडी देगी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने में लिखा, यहाँ पे अगर सेल लिख देते तो ये बेटर होता फार्मर के लिए भी। तो इसमें उन्होंने कहा है कि वो एक मॉडल देंगी, एक मॉडल परफॉर्मा होगा जिसमें किसान का नाम, एग्रीमेंट जो भी चीज़ें होगी उसमें लिख दिया जाएगा। अगर उसके अलावा कोई उस एग्रीमेंट में जोड़ना चाहेगा तो वो अमान्य हो जाएगा। तो इसमें फार्मर की सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो प्राइस पेड होगा वो पहले ही आप डिटरमाइन कर सकते हो पहले से ही, क्योंकि आप उसमें लिख दो, या तो पहले की गारंटीड प्राइस फिक्स कर लो। अगर किसान को लगता है कि प्राइस है जो मैं पहले फिक्स करना चाहता हूँ वो पहले फिक्स करता है। और एक इसमें एक और जो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि अगर किसान बाद में अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इस ऐसी सिनेरियो में जो फार्मर है एक रेफरेंस जो क्लियर रेफरेंस प्राइस मिनिमम जो गारंटी प्राइस वो फिक्स कर सकता है कि इससे कम तो मैं नहीं ही बेचूंगा और ना कंपनी इससे कम खरीदेगी। प्लस में अगर भाव बढ़ गया है, एपीएमसी मंडी के अंदर भाव बढ़ गए हैं तो क्या होगा, उसमें कुछ एडिशनल अमाउंट भी एड करी जा सकती है जो कि ज़्यादा होगी गारंटीज प्राइस के। इसके अंदर कुछ बोनस हो गया, प्रीमियम हो गया, ताकि फार्मर को ये ना लगे कि मेरे के साथ धोखा हुआ है। तो इसमें ये सेकंड ऑप्शन को चूज करके वो इस चीज़ से भी बच सकते हैं कि जो अगर कल को प्राइस है जो एग्रीमेंट से ज़्यादा प्राइस हो जाए मार्केट के अंदर। तो इसमें ये भी ऑप्शन है, अगर पहले फिक्स करना चाहता है तो ये भी ऑप्शन है। किसान के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर देखी जाए तो जो डिलीवरी है फार्मिंग की वो कैसे होगी, तो डिलीवरी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो स्पॉन्सर है वो पहले डिलीवरी से पहले ही इंस्पेक्ट कर सकता है टाइम टू टाइम, चाहे एग्रोनोमिस्ट हो
उसमें न्यूट्रिएंट चेक करना हो, सॉइल साइंटिस्ट को भेज सकता है, कोई भी अगर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को भेज के टाइम टू टाइम चेक करवा सकता है, इंस्पेक्ट करवा सकता है। अगर उसके बाद अगर वो उसको अल्टर या डिनाई नहीं कर सकता, रिट्रैक्ट नहीं कर सकता है, नो राइट टू रिट्रैक्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ सच प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और देयर आफ्टर। उसके बाद स्पॉन्सर के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको चेंज कर सके या उसमें मना आनाकानी कर सके। और साथ साथ जो पेमेंट होगा उसको भी मेंशन किया गया, जो पेमेंट है वो जो 2/3 है वो तो उसको वही देनी पड़ेगी, उससे टाइम के अंदर एग्रीड टाइम होगा उसमें देनी पड़ेगी टाइम ऑफ डिलीवरी पे। और जो रिमाइनिंग अमाउंट है वो 30 दिन से ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकता है। मतलब आप ये मान सकते हैं जो 30 डेज हैं ये मैक्सिमम डेज हैं, इनके अंदर उसको प्रोवाइड करवानी ही होगी। अगर वो नहीं करवा रहा है तो उसको लिखित में देना पड़ेगा कि मैं इस रीजन से नहीं दे रहा हूं और मैं 10-15 दिनों में इसको दे दूंगा, और उसको एक स्लिप देनी ही पड़ेगी। अब इसमें जो मेजर क्वेश्चन होता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो किसानों के जो हार्ट लेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट जो लिखा हुआ है जो बिल में, मैं उसी पे बात करूंगा कि जो बिल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इवन बिल में ये लिखा है कि नो फार्मिंग एग्रीमेंट shall be entered into the for the purpose of any transfer including sale, lease, mortgage of land or premises of the farmer। मतलब जो फार्मर का घर हो गया, जमीन हो गई, वो ना तो सेल की जा सकती है, ना किराए पे दी जा सकती है, ना मोर्टेज की जा सकती है। मतलब सिंपल बात है कि इसमें जो एग्रीमेंट होगा वो फसल का होगा, न कि जमीन का होगा। तो इसमें लैंड है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। इवन दो इस बिल में यहां तक लिखा गया है कि जो स्पॉन्सर है वो खेत के अंदर एक परमानेंट स्ट्रक्चर भी नहीं लगा सकता है बिना जो फार्मर की अनुमति के। अगर कोई लगाता भी है तो अगर फार्मर चाहता है तो उसको हटाना पड़ेगा, और वो भी स्पॉन्सर की कॉस्ट पे। अगर फार्मर रखना चाहता है तो वो रख सकता है, इसमें फार्मर की चॉइस होगी, पर गवर्नमेंट के अनुसार वो कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर है जो स्थापित करके नहीं रख सकता है। और मैं एक बार वो बोलना चाहूंगा कि कोई इसमें एग्रीमेंट में लैंड एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होगी, एटलीस्ट इन कंटेंट ऑफ द फार्म लॉज। अब बात करते हैं इसमें जो गवर्नमेंट है वो एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी बनाएगी, जिसके अंदर ये सब जो पूरा रेगुलेशन सिस्टम सब है जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें करके देगी। ये इसमें मेजर जो फोर्स मेजर्स हैं वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्योंकि कुछ हाई कोर्ट ने तो ऑलरेडी कह रखा है कि अगर ये मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में तो ये माने जाएंगे। जैसे कोई वार हो गया या कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई कि जो फार्मर है जो उसको डिलीवरी देनी थी, मान लो बीमार हो गया महीने के लिए, या उसकी डेथ हो गई, या उसके तूफान आ गया तो वो डिलीवरी नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में एज ए फार्मर को कोई प्रेशर नहीं होगा, ये गवर्नमेंट इसमें मेंशन किया गया है। इसमें जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। कंसिलिएशन बोर्ड होगा 30 दिन के लिए, एसडीएम और कलेक्टर। इसमें भी कोर्ट के पास जाने की जो परमिशन नहीं है, जो कि एक इसका मान सकते हो ये एक कमी है। अब इसमें जो पेनल्टी है, अगर स्पॉन्सर को उसकी गलती है तो उसको 1.5 टाइम है जो कॉस्ट उसको चुकानी पड़ेगी। अगर मतलब जो फार्मर का खर्चा है उससे 1.5 गुना ज्यादा चुकाएगा। अगर फार्मर की कोई गलती है तो उसमें पेनल्टी नहीं लगेगी, जो फार्मर ने जितना खर्चा जो स्पॉन्सर का हुआ है बस उसे वही पे करना है, एक्स्ट्रा पेनल्टी उस पर नहीं लगेगी। अब आता है कि जो एग्रीमेंट के टाइम जो भारतीय जो किसानों की जोत है वो छोटी है। जो 80% फार्मर है उनके पास जमीनें हैं वो लगभग सीमांत या स्मॉल फार्मर है, उनके पास जो जमीन बड़ी बड़ी जमीनें नहीं है। तो इसमें बिल में ये आल्सो मेंशन किया गया कि जो एग्रीगेटर होंगे, एग्रीगेटर कौन होंगे, जो जैसे 100 या एक गांव में 100 फार्मर है तो 100 फार्मर को जोड़ने वाला जो व्यक्ति होगा जो एग्रीगेटर होगा, इसको भी आप एग्रीमेंट में शामिल कर सकते हो। क्योंकि अगर अपन देखें तो मान लो एक जियो जैसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा जिसका टर्न आउट बहुत बड़ा है। अगर एक दो हेक्टेयर का फार्मर है जो इससे एग्रीमेंट करता है तो जो फार्मर का सिंपल सी बात है वो बहुत कमजोर दिखता है कंपनी के सामने, तो वहां पे एग्रीगेटर है जो अपना रोल निभा सकते हैं। जो गांव में एक सा व्यक्ति होता है जो जिसकी सभी बात लोग मानते हैं, तो ये आदमी आगे बढ़ के है जो फार्मर को जोड़ेगा और कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। इसे एग्रीगेटर कहते हैं। ये भी है जो उस एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकता है।
अब अगर तीसरे की बात करें तो एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट था, ये ऑलरेडी एक पहले था जिसको अमेंडमेंट किया गया है। तो ये जो बिल है इसका जो मेजर जो इसका अपोज का कारण है कि इसमें जो बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया गया है। अगर अपन इसमें देखें तो इसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो फूड स्टफ्स थे जैसे सीरियल प्लस पोटैटोज ऑनियन जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे, क्योंकि जो 19 यही एक्ट ओरिजिनल एक्ट था वो 1955 का था। उस दौरान जो भारत की जो कृषि थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और जो उस टाइम का जो प्रोडक्शन था वो काफी कम था। तो गवर्नमेंट को लगता था कि अगर इसको जो स्टोरेज लोग कर लेते थे उस टाइम तो प्राइस वो बढ़ जाता था। तो गवर्नमेंट ने इनको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना दिया था, अगर इंडिया को स्टोरेज करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पर जो आज की जो टाइम अगर देखे जाए तो भारत एक नेट एक्सपोर्टर देश है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो इस नियम की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इनको है जो इस एक्ट से बाहर कर दिया गया है, वो कोई भी स्टोरेज कर सकता है। पर इसमें भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इससे जो बड़े जो हाउसेज है उनको ज्यादा बेनिफिट होने देगी। इसमें क्लियर मेंशन है कि अगर प्राइस है कोई मतलब हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, कोई जो जल्दी खराब होने वाले प्रोड्यूस हैं जो पेरिसेबल है, उनमें अगर रिटेल प्राइस जो जिस प्राइस पे अपन जो खरीदते हैं वो अगर 100% इंक्रीज हो गया एक साल के अंदर अगर 100% इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट है जो इसको तुरंत है जो इसको एक जो बैन लगा देगी स्टॉक के ऊपर और उस पर उचित कार्रवाई करेगी और उसको वापिस है जो एक्ट में एसेंशियल कमोडिटी माना जाएगा। और सेम है जो पेरिसेबल हो गया, नॉन पेरिसेबल है जैसे सीरियल्स वगैरह हो गए, अगर इनका 50% भी प्राइस इंक्रीज हो गया तो भी ये एक एसेंशियल कमोडिटी मानी जाएगी और इनका स्टॉक है जो वो बंद किया जाएगा, उस पर इम्पोज लगा दी जाएगी, लिमिट फिक्स कर दी जाएगी। ये भी वही है कि अगर 12 मंथ में प्राइस 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर लास्ट जो एवरेज होगा लास्ट 5 साल का जो एवरेज है अगर उससे 50% ऊपर चला गया सीरियल का कोई प्राइस मान लो गेहूं का, तो उस पर बैन लगा दिया जाएगा। उसमें कोई फ्रूट का बढ़ गया 100% तो बैन कर दिया जाएगा। इसमें दो जो कंडीशन है उनके अंदर जो छोड़ दी गई है वो है, पहली कि जो एक तो प्रोसेसर है, मान लो कि कोई दूध का प्रोसेस करता है, घी बनाता है, दही बनाता है, उसके पास 10,000 लीटर टन मिल्क स्टोरेज की कैपेसिटी है, तो उसका जो उस व्यक्ति को छूट दी जाएगी क्योंकि उस पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, उसे ज्यादा नहीं रख सकता, नॉट एक्सीड द ओवरऑल सीलिंग ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जितनी उसके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसकी में वो स्टोर कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, उस पर इम्पोज लगा दी जाएगी। या फिर अगर जो एक्सपोर्टर है कोई व्यक्ति, उसके बाहर से ऑर्डर आ रखा है, उसको भी छूट दी जाएगी। पर इसमें भी ये दिक्कत है कि अगर जो डिमांड है वो क्रिएट की जा सकती है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी एक्सपोर्टर ने कि मेरे बाहर विदेशों से मंगाया गया पर वो हो नहीं सकता, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो इसमें हम क्या, इसमें सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, कंसर्न ये है कि जो पोस्ट फूड क्राइसिस जो होता है इंडिया में, अपन सब जानते हैं कि जो इंडिया में जो फूड का है वो बहुत ज्यादा लॉस होता है प्रत्येक ईयर, तो उसको बचाया जा सकता है क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो एफसीआई वगैरह है इनमें बहुत ज्यादा करप्शन है और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो स्टोरेज करते हैं वो खुले में करते हैं, तो ये जो है इससे बचाया जा सकता है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा स्टोरेज में, इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके नुकसान, एक तो आर्टिफिशियल डिमांड, जैसे मैंने बताया था कि उसने स्टोरेज कर लिए और कह दिया कि कमी है तो वो डिमांड क्रिएट हो सकती है। मैनिपुलेशन का जो रेट है उसमें मैनिपुलेशन उतार चढ़ाव हो सकती है और इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ सकती है। ये इसका जो है डीमेरिट्स है, कंसर्न है। तो अब अगर इसमें बात करें तो इन जो तीनों एक्ट की या मोस्टली इसमें जो डेंजर्स मतलब जो हम माने कि जो जिसमें किसानों को विश्वास नहीं हो पहले दूसरे एक्ट में ही है, तो इसमें क्या सॉल्यूशंस हैं। आप एपीएमसी में लेवल प्लेइंग होनी चाहिए कि हम ये कह रहे हैं कि जो एपीएमसी के बाहर हैं वो टैक्स फ्री हैं, और अगर एपीएमसी में बेचे मतलब एपीएमसी के अगर यार्ड से बाहर है, दीवार से बाहर कोई सामान बिकेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अंदर बिकेगा उस पर टैक्स लगेगा। तो इससे क्या होगा कि एपीएमसी 4-5 साल बाद में खत्म हो जाएगी, तो जिससे किसान को इस बात का डर लग रहा है कि उसके बाद है जो किसान का क्या होगा।
क्योंकि ओलिगोपोली स्टार्ट होगी। कुछ 5 व्यापारियों ने अगर एक एरिया पर कब्जा कर लिया और उसका रेट फिक्स कर दिए तो किसान फंस जाएगा, उसके पास एपीएमसी का ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे कि अभी बीएसएनएल के हाल है। तो उसके लिए एपीएमसी में या तो टैक्स फ्री कर दिए जाए या फिर जो आउटसाइड जो एरिया जहाँ पे व्यापार होगा वहाँ पे भी सेम मात्रा में टैक्स लगा दिए जाए, ताकि जो लेवल है एपीएमसी का और जो प्राइवेट जो प्लेयर हैं उनका सेम रहे। जो जुडिशियल इंटरवेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान चाहते हैं कि वो कोर्ट के पास जाना चाहे तो उनको परमिशन दे दी जाए कि वो कोर्ट के पास जाएं, क्या दिक्कत है। और जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि सिर्फ पैन कार्ड है उससे आप है जो बिजनेस कर सकते हो किसी भी सेक्टर में। पैन कार्ड किसी व्यक्ति के पास 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो इससे जो किसान है वो जो ठगे जा सकते हैं। तो उसमें एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे एपीएमसी के अंदर जो कमीशन एजेंट होता है वो गवर्नमेंट व्यक्ति होता है जिसको लाइसेंस दिया जाता है प्रॉपर, उसके बहुत जो स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हो तो उस टाइप का कुछ सिस्टम होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि किसान को भी बिलीव रहे ना। क्योंकि जो कमीशन एजेंट होता है एपीएमसी मंडीज के अंदर वो भाग नहीं सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से बंधा हुआ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। फिर एमएसपी, गवर्नमेंट को एमएसपी है जो, अब किसान को ये डर है कि अगर एपीएमसी खत्म हो गया तो एमएसपी भी खत्म हो सकता है। गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए हैं। तो इस पर भी कुछ गारंटी देनी चाहिए कि नहीं एमएसपी है जो खत्म नहीं होगा। और गवर्नमेंट को किसानों की बात को सुनना चाहिए। शुड लिसन द वॉइस ऑफ फार्मर बिकॉज दे आर विक्टिम्स नाउ। अगर बात करते हैं कि क्या ये एक्ट कहीं पहले भी किन्हीं राज्यों में लगे हैं, ये क्या व्यवस्था है, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली है, ये फाइनेंस एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है ये भी 2014 की है कि दिल्ली किक्स ऑफ एपीएमसी रिफॉर्म्स अदर स्टेट्स स्टाल। दिल्ली ने भी जो एपीएम जो सीरियल वगैरह को नहीं, जो फ्रूट और वेजिटेबल थे उनको किक कर दिया था, जो उनको कहा वो एपीएमसी मंडी से उनको बाहर कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि जो मैं आपको जैसे बताया था, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है कि अगर कोई फार्मर है वो सेल करेगा इन मंडीज के अंदर तो जो उसको पे करना पड़ेगा एजेंट को 6% कमीशन, प्लस में जो मंडी टैक्स 1% हो गया। अगर यहीं पे बात करें अगर पंजाब हरियाणा के अंदर जो उसमें जो आड़ती जिसको बोलते हैं या कमीशन एजेंट कमीशन होता है वो 2.5-3% वो रखता है। फिर जो सेस होता है डेवलपमेंट का वो 2.5-3 वो होता है, प्लस में जो मंडी का टैक्स हो गया 2-3%। तो ऐसे करके जो टैक्स है वो 10 से 12% बढ़ जाता है। तो इससे जो अगर 10 रुपए की भी चीज़ है वो काफ़ी महंगी हो जाती है। तो दिल्ली सरकार ने इसको प्रिवेंट करने के लिए 2014 में ही फ्रूट वेजिटेबल को बाहर निकाला था, ताकि जो महंगाई है वो कुछ कम हो जाए। सरकार को ये आशा थी कि जो प्राइस है वो 20 से 25% तक कम हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने 4-5 मंडी है जो स्टेब्लिश करने का प्लान था। अभी जो मंडी है वो ऐसे सबसे जो बड़ी मंडी आजादपुर हो गया, उसका डाटा हम अभी आगे देखेंगे। तो ए विजिट ऑफ दिल्ली आजादपुर मंडी शो व्हाई द फार्मर क्राइसिस इज अलाइव एंड किकिंग। ये द प्रिंट का न्यूज है। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि इन 2014 में रिफॉर्म्स के बाद भी वहां की स्थिति है जो नहीं सुधरी है। आज भी जो एपीएमसी मंडी है ये हाईली करप्टेड है, हाईली अनफेयर इसमें जो ट्रेड प्रैक्टिस की जाती है। अगर इसमें डाटा देखें, अगर क्या गवर्नमेंट के कदम इसमें इफेक्टिव रहे थे? 2013 के अंदर गवर्नमेंट ने बैन लगाया था जो फ्रूट और वेजिटेबल को है जो एपीएमसी, क्योंकि जो आजादपुर मंडी है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है सब्जी मंडी, उसके अंदर जो आवक थी जो फ्रूट्स वेजिटेबल की उसने कंपल्सरी बंद कर दिया था कि फार्मर है जो बाहर भी बेच सकते हैं। पर फिर भी अपन देखेंगे जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही हुआ था, इसको डिक्रीज नहीं हुआ था। तो इनसे कोई इस एक्ट लाने से कोई फायदा नहीं पड़ा था। जो प्रोड्यूस है वो सब्जी मंडी में ही बिका था। ये महाराष्ट्र का अगर अपन देखें, महाराष्ट्र ने भी 2013 के अंदर है जो इसमें एपीएमसी एक्ट में बदलाव कर दिया था और वहाँ पे जो प्राइवेट जो प्लेयर थे उनको इनवाइट किया था, वो भी आके जो फसलें किसानों से खरीद सकते हैं। उन्होंने 2 टाइप के जो लाइसेंस है वो दिए जाते हैं। फर्स्ट होता है प्राइवेट मार्केट्स और सेकंड होता है डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस। तो कर्नाटक के जो महाराष्ट्र के अंदर जो 60 प्राइवेट मार्केट्स हैं और 1165 है जो डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस है जो दिए गए हैं। अगर 2020 का इनका डाटा देखें तो जो एपीएमसी मंडी है जो 305 एपीएमसी मंडी है महाराष्ट्र के अंदर पूरे के अंदर, उनका जो टर्नओवर था वो था 48,429 करोड़।
और जो अगर प्राइवेट मार्केट और जो डायरेक्ट जो मार्केटिंग लाइसेंस के जो इन दोनों का मिला के अगर देखें वो था 8,360 100 करोड़। तो ये कितने 6 टाइम हायर है, गैप है इन दोनों के बीच में। अब मतलब प्राइवेट मार्केट क्या हो गया, जैसे एपीएमसी में तो गवर्नमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट होता है, जो कमीशन एजेंट होता है वो गवर्नमेंट होता है। प्राइवेट किसी व्यक्ति ने लाइसेंस लेके है जो उस मंडी के बाहर है जो एक अपना अलग से मार्केट सेटअप किया है, तो उसके और डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस क्या होता है कि जैसे मान लो जियो मार्ट हो गया, ग्रोसफर हो गया, या अदर जो कंपनी है, बिग बास्केट होगी, ये डायरेक्ट है जो फार्मर से कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट परचेज करती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस। तो ये अभी इतना फुलफिल नहीं हो पाया है जितनी मेच्योर है जो एपीएमसी है। नेक्स्ट बात करें जो साउथ के स्टेट्स हैं, बिहार में जो एपीएमसी एक्ट 2006 में खत्म हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के अंदर जो ये महाराष्ट्र और जो दिल्ली के अंदर जो ये एपीएमसी जो हटाए गए थे, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। यूपीए गवर्नमेंट के अंदर हटाए गए थे, चाहे उसमें एनसीपी भी था। और जो रायथू बाजार हैं जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो कर्नाटका है, इनके अंदर रायथू बाजार चलते हैं जहां पे कोई कमीशन नहीं लगता, डायरेक्ट फार्मर आके अपना प्रोड्यूस सेल करता है और कंज्यूमर डायरेक्ट अपना है जो वहां से परचेज कर लेता है। तो इससे डायरेक्ट फार्मर को फायदा होता है। तमिलनाडु में भी एक अलग से एक्ट बना हुआ है। तो अब इसमें अगर अपन कुछ बात करें कि जो मेजर जो फार्मर या जो मेजर प्रॉब्लम उसमें जो चिंताएं हैं, वो उसका विश्वास है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो एपीएमसी खत्म हो जाएगा और कल को है जो कंपनियां हैं जो फार्मर के साथ खेलेगी, क्योंकि एमएसपी इस बिलों में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो गवर्नमेंट के जो फार्मर की डिमांड है कि वो एमएसपी को फिक्स कर दें और जो ये बिल है, जो एपीएमसी मंडी है, उनको लेवल प्लेइंग करे, या फिर जो ये बाहर की जो मंडी है उन पर भी टैक्स लगाया जाए, ये उनकी डिमांड है। और जो जुडिशियल इंटरवेंशन है ये बहुत जरूरी होता है एक लोकतांत्रिक देश में। तो इसी के साथ में वीडियो को जो समापन करना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड आल्सो थैंक्स टू माय टीम ऋषभ कुमार दिदाव, संदीप एंड सूर्य प्रकाश यादव। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई कृषि मित्र। जय हिंद, जय भारत।